Assalamualaikum. Today we are discussing the second lecture basically of this chapter. ठीक है। अच्छा, तो हम डिस्कस करेंगे इसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपका ऐसा कोई भी पॉइंट या डाउट नहीं होगा जो कि इस लेक्चर में क्लियर ना होगा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले वही बात कि अगर आपने इस चैप्टर से पहले के चैप्टर की यानी कि जो इसका पहले का चैप्टर हमने जो रिकॉर्ड किया था उसको नहीं देखा तो उसको देख लें कंप्लीट। ठीक है। अगर आप उसको डिस्कस कर लेंगे, पूरा देख लेंगे, तो फिर आपका ये चैप्टर जो होगा आपको आसान तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाकायदा हमारे पास लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लिखा हुआ है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर की शॉर्ट फॉर्म है कोलिनो रिसेप्टर। ठीक है, अब ये रिसेप्टर वो हैं जो कि हमारी बॉडी पे, ठीक है, ये कोलिन रिसेप्टर वो रिसेप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आके केमिकल कौन सा लगे, एसिटाइल कोलिन केमिकल आके लगे तो ये रिसेप्टर क्या हो जाएगा, काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे रिसेप्टर को क्या कहते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं, यानी कि जिन पर एसिटाइल कोलिन आके लगे और वो काम करना शुरू हो जाए। इस टॉपिक की फर्स्ट लाइन हमसे क्या कह रही है, लिखा हुआ है टू फैमिलीज ऑफ कोलिनोसेप्टर डेजिनेटेड मस्करानिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट एफिनिटीज फॉर एजेंट दैट मिमिक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। देखिए, हमारे पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही रिसेप्टर है एक ही किस्म का। ठीक है, तो हमारे पास जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं इनको हमने टू फैमिलीज़ में डिवाइड किया है। ठीक है, वी डिवाइडेड ऑन द बेसिकली टू फैमिलीज़। ठीक है, इन टू फैमिलीज़ अब किस बेसिस पे डिवाइड किया है, ठीक है, और इनका नाम किस बेसिस पे रखे हैं, तो बेसिकली इन रिसेप्टर के नाम हमने रखे हैं इनके एक्टिव एगोनिस्ट के ऊपर। ठीक है, दो में डिवाइड कर दिया, इसका नाम रखा है इसके एक्टिव एगोनिस्ट के ऊपर, इसका नाम रखा है इसके एक्टिव एगोनिस्ट के ऊपर। अब एक्टिव एगोनिस्ट का मतलब क्या है, यानी कि एक्टिव एगोनिस्ट का मतलब है वो केमिकल जो इसे बैठा आके और उसने इसके क्या कर दिया, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया, तो हमने क्या रख दिया, उस केमिकल के ऊपर इस रिसेप्टर का नाम रख दिया। ठीक है, अब इस तरीके से वो केमिकल जो इस रिसेप्टर पर आके बैठा और उसने क्या कर दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया, तो हमने उस केमिकल के ऊपर इसका नाम रख दिया। ठीक है, तो हमने इसको कहा एक्टिव एगोनिस्ट। हमने नाम किस पे रखा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव एगोनिस्ट। अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो ही किस्म के रिसेप्टर थे, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अभी हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो पैरासिम्पैथेटिक में भी क्या है, दो ही किस्म के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ सवाल ये आता है कि दो किस्म के रिसेप्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बेसिकली इसका रीज़न ये है, हमारे पास जैसे ने बात की, हमारे पास ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है, और ये हमारे पास इसके दो रिसेप्टर। ठीक है, तो एक का नाम क्या होता है, निकोटीनिक रिसेप्टर। ठीक है, क्या नाम होता है, निकोटीनिक। अब ये बात क्लियर हुई होगी कि निकोटीनिक क्यों रखा गया नाम इसका, क्योंकि हमारे पास जब इस निकोटीन केमिकल को बॉडी में इंजेक्ट किया गया, पता चला कि निकोटीन केमिकल जो है इस रिसेप्टर को क्या करे, एक्टिवेट करे। दैट्स वाई इसका नाम क्या रखा गया, निकोटीनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो हमारे पास जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स है, ठीक है, और एक कौन सा है, मस्कुरानिक रिसेप्टर। मस्कुरान भी हमारे पास एक केमिकल होता है, जब इसको बॉडी में इंजेक्ट किया गया पता चला ये इस रिसेप्टर को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, तो इसका नाम क्या रखा गया, मस्कुरानिक रिसेप्टर। ठीक है, तो बेसिकली निकोटीनिक रिसेप्टर एंड मस्कुरानिक रिसेप्टर बोथ आर बेसिकली क्या है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर। एंड व्हाट इज कोलिनर्जिक रिसेप्टर, बेसिकली दीज आर अंडर द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये बात सारी क्लियर हो रही थी। ठीक है, अच्छा, अब हमारी बॉडी में हमने दो रिसेप्टर क्यों नीड हुई, तो बेसिकली बॉडी को दो तरह के कामों की जरूरत होती है। ठीक है, एक वो काम जो बिल्कुल इंस्टेंटली हो जाए, फौरन से हो जाए, ठीक है, पलक झपकते ही हो जाए, और एक वो काम जो थोड़ा सा स्लो हो, थोड़ा स्टेडी हो। ठीक है, थोड़ा स्टेडी हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें निकोटीनिक रिसेप्टर की, निकोटीनिक रिसेप्टर हमारे पास जो है, ये रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमारे मसल्स पर होते हैं। कहाँ होते हैं, मसल्स पर, ऑन द मसल्स। आप ज़रा सोचें कि आपने क्या किया, आपने एक गर्म चीज़ को हाथ लगाया, ठीक है, तो आपको अपना हाथ हटाना होगा मिली सेकेंड में या सेकंड्स में या मिनट्स में। आपका आंसर फ़ौरन से ही होगा कि मिली सेकेंड में हमें अपना हाथ हटाना होगा, क्योंकि हमारा हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली निकोटीनिक रिसेप्टर जो होते हैं हमारे पास, ये आयन चैनल्स होते हैं। ठीक है, बेसिकली 30 रिसेप्टर्स आर आयन चैनल्स, और हम जानते हैं कि आयन चैनल रिसेप्टर जो होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर बहुत ही फास्ट होते हैं। ठीक है, सीधा क्या हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा और फ़ौरन जो होगा एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने पास लेक्चर में। ठीक है, तो बेसिकली फ़ौरन से ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर यहाँ स्लो रिसेप्टर होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई और रिसेप्टर हुआ, तो क्या होगा, तो हमारे पास जो मसल्स होगा मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, हमारा हाथ जल गया, परवाह ही नहीं, स्लो स्लो काम हो रहा है। ठीक है, हमें ऐसा काम नहीं चाहिए, फ़ौरन काम चाहिए। ठीक है, इस सूरत में तो हमारे पास निकोटीनिक रिसेप्टर कहाँ मौजूद है, मसल से मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें मस्कुरानिक रिसेप्टर, ये कहाँ मौजूद है, बेसिकली हमारे पास ये हम बोल सकते हैं हमारा जो हार्ट रेट कम करना, ठीक है, एंड देन खाना हजम करना, यानी कि जो स्लो स्लो काम हो रहा है, स्टीडी हमें काम चाहिए। ठीक है, या आंखों के आंसू निकलवाना। ठीक है, ठीक है, या फिर हमें वो काम जब हमें इमरजेंसी में नीड नहीं है, ठीक है, इतनी, तो उनमें थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, और ये बेसिकली जो रिसेप्टर होगा यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ आयन चैनल रिसेप्टर नहीं होगा, क्योंकि वो फास्ट रिसेप्टर है। ठीक है, यहाँ पर रिसेप्टर कौन सा होगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, GPCR। ठीक है, ये रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होते हैं ये डायरेक्ट रिसेप्टर नहीं होते, यानी कि फ़ौरन से इन पे केमिकल आया और ये काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बल्कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जैसे मैंने बात की कि ये क्या करते हैं, ये फर्दर मैसेंजर यानी कि मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, एंड देन हमारे पास हमें रिजल्ट मिलता है, यानी कि इनका काम थोड़ा स्लो होता है।
ये जो निकोटीनिक रिसेप्टर ये क्या है हमारे पास लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, यानी कि जैसे ही एसिटाइलकोलिन इन पर लगेगा इनका दरवाज़ा क्या होगा बिल्कुल मिली सेकंड में, यानी कि सेकंड के अंदर अंदर खुल जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सोडियम अंदर आएगा एंड सिग्नल हमारे पास यानी कि आगे चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सिग्नल हल्का सा भी कम होगा तो ये काम नहीं करेंगे ये वाले चैनल निकोटीनिक रिसेप्टर के चैनल। ठीक है, इसलिए हमें क्या कहते हैं गेट कीपर्स कहते हैं, यानी कि सिग्नल आएगा तो पूरा पास होगा, अगर नहीं हल्का सा आएगा तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तकरीबन कितना सिग्नल चाहिए कि रिसेप्टर क्या हो जाए एक्टिवेट हो जाए? तो हमारे पास हमारी जो नर्व्स होती हैं नॉर्मली उनके अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक नेगेटिव करंट चल रहा होता है, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और तकरीबन कितना होता है, ये तकरीबन होता है -70 मिली वोल्ट। ठीक है, यानी कि -70 मिली वोल्ट पे क्या है सेल अभी सो रहा है। ठीक है, अब निकोटीनिक रिसेप्टर को जगाने उसका बेसिकली दरवाज़ा खोलने के लिए हमें इस -70 को कहाँ लेके जाना होगा, इसको -55 तक लेके जाना होगा, -55 मिली वोल्ट तक लेकर आना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एसिटाइलकोलिन को आकर क्या करना होगा, कम से कम +15 मिली वोल्ट का क्या होगा झटका देना होगा, यानी कि डीपोलराइजेशन करनी होगी। ठीक है, ताकि वोल्टेज क्या हो जाए -70 से कहाँ चला जाए -55 तक चला जाए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल आया +14 का, यानी कि +15 का नहीं आया, तो निकोटीनिक के जो रिसेप्टर है उनका दरवाज़ा 0% खुलेगा, यानी कि बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, सिग्नल आगे बिल्कुल भी पास नहीं होगा। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 15 का आ गया तो हमारे पास जो होगा सिग्नल खुल जाएगा, यानी कि 100% खुल गया गेट। ठीक है, तो यानी कि ये जो है कम से कम वोल्टेज रिक्वायर्ड है। इस तरह अगर हम बात करें मस्कुरानिक रिसेप्टर की, बेसिकली इनका नाम क्या है, दूसरा मॉड्यूलेटर्स है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं मॉड्यूलेटर्स, यानी कि थोड़ा स्मूथ होते हैं। ठीक है, ये अचानक झटके से काम नहीं करते। ये बेसिकली क्या है हमारे पास, जैसे बात की जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इनका काम क्या है सिग्नल को एडजस्ट करना, यानी कि मॉड्यूलेट करना। ठीक है, जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर होता है, ठीक है, या फैन का रेगुलेटर होता है, क्या करता है वो बेसिकली हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, ठीक है, तो ये दिल को अचानक झटके से स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, यानी कि वक्त के हिसाब से मौके के हिसाब से क्या करेगा, धड़कन को थोड़ा स्लो कर देगा। ठीक है, अगर ज़रूरत होगी थोड़ा और स्लो कर देगा। ठीक है, यानी कि मौके के हिसाब से रेगुलेट करेगा। ठीक है, इस तरीके से ब्लैडर की मिसाल दें तो ब्लैडर को भी क्या करेगा, ये एकदम से ऐसा नहीं करेगा बिल्कुल स्क्वीज़ कर देगा, नहीं, बल्कि हल्का सा स्क्वीज़ करेगा, अगर ज़रूरत है तो थोड़ा और स्क्वीज़ करेगा। ठीक है, यानी कि ये कंट्रोल करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिकली इसके अंदर क्या है फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये डिवीज़न होना भी क्या है एक ब्लेसिंग है। अगर डिवीज़न नहीं होती तो हम कोई ऐसी दवाई नहीं बना पाते कि जो सिर्फ मसल्स पे काम करे, बाकी ऑर्गन को ना छेड़े। ठीक है, जैसे कि आज हम देते हैं एट्रोपिन देते हैं मरीज़ को। ठीक है, तो एट्रोपिन देने से क्या होता है कि उसका जो हार्ट रेट होता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट पर क्या है मस्कुरानिक रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, तो हार्ट रेट एट्रोपिन के देने से बढ़ जाता है, लेकिन एट्रोपिन के देने से हमारे पास ये नहीं होता कि हमारे मसल्स भी पैरालाइज हो गए। ठीक है, वो सिर्फ हमारे पास मस्कुरानिक रिसेप्टर पर काम करता है। ठीक है, इसी तरह हम सक्सेनाइलकोलिन का यूज़ करते हैं। सक्सेनाइलकोलिन क्या हमारे पास मसल रिलैक्सेंट है, यानी कि मसल को रिलैक्स करती है। ठीक है, तो ये ड्रग देने से क्या होगा, हमारे पास हमारे जो निकोटीनिक रिसेप्टर पे काम करती है, सक्सेनाइलकोलिन किस पे काम करती है, निकोटीनिक रिसेप्टर पे, क्योंकि मसल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो निकोटीनिक रिसेप्टर पे काम करती है, ये हार्ट को यानी कि ये जो हमारे मस्कुरानिक रिसेप्टर है उनको खतरनाक हद तक डिस्टर्ब नहीं करती। इसका मेन एक्शन कहाँ होता है, निकोटीनिक रिसेप्टर पर। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ डिवीजन ये पॉसिबल हो कि हमने क्या कर ली, अलग अलग ड्रग्स बना ली। मस्कुरानिक रिसेप्टर जो है इसकी 5 टाइप है, M1 से M5 तक। ठीक है, M1, M2, M3, M4 और M5। ठीक है, इस तरीके से निकोटीनिक रिसेप्टर भी कितनी टाइप है इसकी, 2 है। ठीक है, एक है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये कहाँ होता है, हमारे पास मसल्स के रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहीं पर हमारे पास मसल रिलैक्सेंट जो होते हैं यहीं पर काम करते हैं NM पे, यानी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर। ठीक है, अच्छा, एक और कौन सा हमारे पास है, एक है NN, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ठीक है, ये कहाँ होता है, हमारे पास गैंग्लिया पर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये नर्व है, ठीक है, ये प्री नर्व थी, और ये गैंग्लिया, ये पोस्ट नर्व हमारे पास। ठीक है, तो गैंग्लिया पर होते हैं ताकि क्या करें, सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करें। अभी जो अगली बात लिखी हुई है कि कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट केमिकल एफिनिटीज़। ठीक है, क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम निकोटीनिक और मस्कुरानिक रिसेप्टर को अलग अलग हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, किस बुनियाद पर डिवाइड कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं इनका ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एफिनिटीज़। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव, जुड़ना, यानी कि इनके एफिनिटी के मुताबिक इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या हुआ, तो अगर हम साइंटिफिक तरीके से बात करें तो दोनों रिसेप्टर निकोटीनिक और मस्कुरानिक दोनों पे क्या लगता है, एसिटाइलकोलिन तो आके लगता ही है, लेकिन जब लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया तो पता चला कुछ और केमिकल्स भी हैं जो कि क्या होते हैं, इन रिसेप्टर पे आके लगते हैं। ठीक है, यानी कि उन रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, उन रिसेप्टर को हम कहते हैं कोलिनोमिमेटिक। मिमेटिक मतलब होता है नकल करना, या फिर हम बोल सकते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक। मिमेटिक का मतलब अगेन क्या होता है, नकल करना, यानी कि ये एसिटाइलकोलिन की क्या करते हैं, नकल करते हैं। ठीक है, वो केमिकल, जैसे बात की एक था मस्कुरिन था और एक था निकोटीन था।
जहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि एसिटाइल कोलिन हमारे पास जो है ये एक नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि निकोटीनिक और मस्करैनिक दोनों पे लगता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, फार्मेसी में ऐसी ड्रग्स चाहिए जो कि क्या हो, सेलेक्टिव हो। जैसे कि अगर किसी को हमें क्या करना है, हमें हार्ट रेट को क्या करना है, लो करना है, तो हम क्या करेंगे, मस्करैनिक रिसेप्टर क्या देंगे, एगोनिस्ट देंगे, ठीक है, मस्करैनिक रिसेप्टर एगोनिस्ट। हार्ट रेट को लो करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है बहुत ही सेफ और यानी कि बोल सकते हैं करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास मस्करैनिक रिसेप्टर का हार्ट रेट को लो करना एक प्रॉपर्टी ज़रूर है, लेकिन इसको हम क्लिनिकल यूज़ नहीं बोल सकते। तो अगर कोई हमारे पास ड्रग है केमिकल जो कि क्या करें, मस्करैनिक रिसेप्टर पर बैठ के क्या करें, मस्करैनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, मस्करैनिक एगोनिस्ट कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से कोई केमिकल है मस्करैनिक रिसेप्टर पर बैठ रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उस ड्रग को कहेंगे मस्करैनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ डिफरेंस कि जो ड्रग हमारे पास क्या कर रहा है, एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, उसी की एक्टिविटी को उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट, और जो एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है या ख़त्म कर रहा है, उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, यानी कि बेसिकली ब्लॉक कर रहा है उस जगह को। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस डायग्राम को, देन हम मूव करेंगे नेक्स्ट हेडिंग पर, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ पर, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या करिए, फिगर 4.4 हमारे पास है कि टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। तो हम जानते हैं हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर की दो टाइप है, एक है मस्करैनिक और एक है निकोटीनिक, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए हमारे पास, देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास मस्करैनिक रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा, तो हम हमें दिख रहा है ये डायग्राम का पार्ट है, दो पार्ट है ना, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो येलो कलर की आपको लाइन दिख रही है, क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, हमें क्या बता रही है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग केमिकल लगने की कोशिश कर रहे हैं, देखें, मस्करैनिक लगने की कोशिश कर रहा है, एसिटाइलकोलिन लगने की कोशिश कर रहा है और निकोटीनिक लगने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास मस्करैनिक, एसिटाइलकोलिन और निकोटीन, इनकी शेप कैसी है, इनकी शेप देखें तो इनकी शेप अलग अलग है, ठीक है, इसकी शेप अलग है, इसकी शेप अलग है, उसकी शेप अलग है, ठीक है। अब इनकी शेप्स को हमने गौर से देखा, क्योंकि फार्माकोलॉजी में शेप्स ही क्या है, सब कुछ है, ठीक है। अभी देखते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए मस्करैनिक का शेप क्या है हमारे पास, मस्करैनिक का शेप देखें तो हमारे पास एक सेमी सर्किल है, ठीक है, यानी कि आधा सर्किल है, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, और रिसेप्टर के अंदर जो बिल्कुल हमारे पास दिखाई दे रही है जगह, वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, इसी की तरह है ना, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे, क्योंकि जगह भी बिल्कुल वैसी है, ठीक है, आपस में क्या होगा, परफेक्टली फिट बैठ गए, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन को देखें तो एसिटाइलकोलिन की शक्ल कैसी है, गोल है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास रिसेप्टर है, हमें दिख रहा है, उसके लिए जो जगह है वो थोड़ी सेमी सर्किल है, ठीक है, यानी कि परफेक्टली गोल नहीं है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट होकर फिट हो जाएगा ये गोल, ठीक है। अच्छा, लेकिन निकोटीन का शेप देखें तो निकोटीन का शेप बिल्कुल अलग है, ऐसा ऐसे ही है ना, ठीक है। जबकि रिसेप्टर के अंदर जगह जो है वो सेमी सर्किल है, ठीक है। तो रिसेप्टर का शेप इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, ठीक है, ये वहाँ बैठ ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन एसिटाइलकोलिन हल्का फुल्का एडजस्ट होकर बैठ गया इसमें। अब यहाँ देखिए नीचे आपको क्या दिख रहा है, एक बड़ा सा एरो दिख रहा है, ठीक है। इस पर क्या लिखा हुआ है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे लिखा हुआ है हाई एफिनिटी और इसके बिल्कुल इस पॉइंट पे लिखा हुआ है लो एफिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये राइट साइड से कहाँ, लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एरो की शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, हाई एफिनिटी, इसका मतलब क्या है कि जो मस्करैनिक रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, मस्करैनिक रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, वो निकोटीन के लिए बहुत ही लो एफिनिटी रखते हैं, यानी कि उनसे दोस्ती नहीं करेंगे, ठीक है, यानी कि उनके रिसेप्टर में फिट नहीं बैठते, ठीक है। भले ही मस्करैनिक रिसेप्टर मस्करैनिन पे फिट बैठते हैं, ठीक है, एसिटाइलकोलिन पे हल्का फुल्का एडजस्ट होकर बैठ जाएंगे, लेकिन निकोटीन पे बैठने की उनकी एफिनिटी जो है, मोहब्बत जो है, यानी कि वो बैठ सकते हैं, वो बहुत ही कम है, ठीक है। अब यहाँ जहन में एक सवाल आ सकता है कि हमारे पास देखिए मस्करैनिक, एसिटाइलकोलिन, निकोटीन, इन सब की शेप तो अलग अलग है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मस्करैनिक और एसिटाइलकोलिन हमारे पास बैठ रहे हैं रिसेप्टर पे, ठीक है, लेकिन निकोटीन जो हमारे पास है रिसेप्टर, ठीक है, निकोटीन जो हमारे पास है वो मस्करैनिक रिसेप्टर पे नहीं बैठ पा रहा, ठीक है, यानी कि फिट नहीं हो पा रहा सही से। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है लो एफिनिटी, ठीक है। यहाँ पर तो स्टूडेंट होना चाहिए था नो एफिनिटी ना, अगर आप सोचें नो एफिनिटी होना चाहिए, क्योंकि मस्करैनिक रिसेप्टर मस्करैनिक पे ही फिट बैठ रहा है, बिल्कुल फिट, बाकी पे तो एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो नो क्यों नहीं है, तो इसका हमारे पास देखें डायग्राम को में जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आसानी से समझाने के लिए शेप को इस तरीके से रखा गया है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया, किसी की शेप सेमी सर्किल दे दी, किसी की शेप थोड़ी सी सर्किल दे दी, ठीक है। तो लेकिन जो हम रियल लाइफ में देखें तो उनमें वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं बिल्कुल रिजिड नहीं होते, सख्त नहीं होते, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा 9-10 में इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है, वो क्या कह रहा था, उसमें हमें बताया जा रहा था कि रियल लाइफ में जब एक ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर के करीब आता है तो क्या होता है, हमारे पास दोनों एक केमिकल बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, या वैंडावल फोर्सेस हो गया, उनके जरिए एक दूसरे को क्या करते हैं, हल्का हल्का अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि इसके करीब जैसे ही आए ये क्या करेंगे, हल्का हल्का अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि खुद को थोड़ा सा लचकदार होते हैं रिसेप्टर, ठीक है।
तो निकोटीन की शेप जो है मस्करानिक की रिसेप्टर के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर बॉडी में निकोटीन की कंसनट्रेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, ज़्यादा कंसनट्रेशन हो गई, तो क्या होगा हमारे पास, यानी कि टॉक्सिक लेवल कंसनट्रेशन हो गई, ठीक है। तो उसके कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे निकोटीन के ज़बरदस्ती क्या होंगे, मस्करानिक रिसेप्टर की जो रिसेप्टर साइट है उसको घेर सकते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए यहीं का अटैच हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए फार्माकोलॉजिकल टर्म में हम इसको लिए ज़ीरो नहीं कहेंगे, बल्कि हम लो एफिनिटी कहेंगे, ठीक है। यानी बाइंडिंग पॉसिबल है, पर उसके लिए क्या चाहिए होगी, बहुत हाई डोज चाहिए होगी। नॉर्मल ये थेरापेटिक डोज जो होती हैं उन पर निकोटीन पर सिर्फ जो निकोटीन है निकोटीन के सेटअप ही अटैच्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर डोज हाई होगी तो निकोटीन मस्कुलिनिक सेप्टा या फिर एसिटाइलकोलिन के सेटअप पर भी अटैच्ड हो सकता है। अब अगर डोज हाई थी, निकोटीन अटैच्ड हो गया मस्कुलिनिक रिसेप्टर की जगह पे, ठीक है, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स जनरेट कौन सा होगा, निकोटीन वाला या मस्कुलिनिक वाला, क्योंकि रिसेप्टर तो मस्कुलिनिक का है, ठीक है, अटैच्ड कौन हुआ है, निकोटीन, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि रिस्पॉन्स जो है हमारे पास वो हमेशा रिसेप्टर तय करता है, ठीक है। रिसेप्टर कौन सा है, ड्रग नहीं, ठीक है। ड्रग क्या है, सिर्फ एक स्विच है, ठीक है। जबकि अंदर का जो हम बोल सकते हैं जो मेन है ना, मेन वो रिसेप्टर है, ठीक है। अब इसने ऑन कर दिया स्विच को, ठीक है, तो अंदर जो काम होगा, मस्कुलिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं हमारे पास, मस्कुलिनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो निकोटीनिक रिसेप्टर क्या होते हैं, लिगैंड गेटेड आयन चैनल होते हैं। तो हमारे पास ये जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए था, ठीक है। बस इस स्विच को ऑन किया गया है, निकोटीन ने किया है। अब डिस्कस करने लगे हम डायग्राम का पार्ट 2। देखें क्या लिखा हुआ है, निकोटीनिक रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा, वही हमारे पास येलो लाइन, येलो कलर की जो मैं दिखाई दे रही है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन को शो कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास उसके अंदर क्या है, बेसिकली हमारे पास रिसेप्टर्स बने हुए, ठीक है, बने हुए रिसेप्टर बिल्कुल बने हुए, ठीक है। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारे पास जो रिसेप्टर बने हुए उनकी शक्ल देखिए, वो सेमी सर्कल कुछ टाइप के हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर सर्कल नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास देखिए निकोटीन की शेप बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठ रही है इस रिसेप्टर के लिए, जबकि एसिटाइलकोलिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर की शेप जो है वो डिफरेंट है रिसेप्टर से। अब यहाँ देखें तो हमारे पास जो निकोटीन का रिसेप्टर है, ठीक है। अब इस पे एसिटाइलकोलिन अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है, हल्का फुल्का खुद का जिस करेगा अटैच्ड हो जाएगा। इस तरीके से मस्कुलिन भी हमारे पास यहाँ पर आ सकता है इस निकोटीन के रिसेप्टर पे। लेकिन वही बात है, क्या होनी चाहिए, हाई डोज। अगर हम मस्कुलिन की केमिकल की बहुत ही हाई डोज बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास मस्कुलिन अपने जो रिसेप्टर के अलावा दूसरे रिसेप्टर भी बाइंडिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स वही बात जनरेट कौन सा होगा, जो कि हमारे पास रिसेप्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें एरो को, एरो पे क्या लिखा हुआ है, लो एफिनिटी, एंड हम बस एरो का जो हेड है वो क्या बता रहा है, हाई एफिनिटी। यानी कि अगर हम देखें ऊपर की तरफ तो बेसिकली में क्या दिख रहा है, निकोटीन, ठीक है। अब निकोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर एंड निकोटीन के रिसेप्टर का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है हाई एफिनिटी, यानी कि निकोटीन के केमिकल की जो बाइंडिंग एफिनिटी, अटैच होने की ताकत है, वो उसके रिसेप्टर पे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एसिटाइलकोलिन पे तो वो है लेकिन हल्की फुल्की। इस तरीके से मस्कुलिनिक की बात करें तो वो बिल्कुल कम है, ठीक है। यानी कि अगर मस्कुलिन हाई डोज में होगा देन हमारे पास इस रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, बाइंडिंग स्टडीज एंड स्पेसिफिक इनहिबिटर एज वेल एज cDNA कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे ना ऊपर वाले पैराग्राफ को, तो ये बहुत ही आसान बातें लिखी हुई हैं, हम इसको डायग्राम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, हमारे पास जैसे पढ़ा के मस्कुलिनिक रिसेप्टर की 5 सब टाइप्स हैं, M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है। तो कैसे किया गया, यानी कि कैसे पता चला हमें कि एक केमिकल जो है हमारे पास वो M1 के लिए बहुत ही हाई एफिनिटी रखता है, लेकिन M2 के लिए थोड़ी कम है, फॉर एग्जाम्पल M3 के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च की गई। अब अगली बात जो लिखी है हमारे पास कि बाइंडिंग स्टडीज़ एंड स्पेसिफिक इनहिबिटर्स एज वेल एज cDNA कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। अगर इसके ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो बिल्कुल ईजी सा है, ठीक है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर हम मस्कुलिनिक रिसेप्टर को देखें, ठीक है, तो उसकी 5 सब टाइप्स हैं, ठीक है, M1 M2 M3 M4 M5। हमें कैसे पता चला कि हमारे पास एक केमिकल है, फॉर एग्जाम्पल उस केमिकल की जो बाइंडिंग एफिनिटी यानी कि वो अच्छे से बाइंड हो सकते हैं M1 रिसेप्टर के ऊपर, M2 से बाइंड नहीं होगा सही से, ठीक है, M3 से बिल्कुल बाइंड नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया, इसे प्रॉपर रिसर्च की गई, ठीक है। अच्छा, अब रिसर्च के लिए क्या यूज़ किया गया, रेडियो एक्टिव केमिकल यूज़ किए गए, नॉर्मल केमिकल यूज़ नहीं किए गए। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फ़र्ज़ करें कि एक रूम है, ठीक है, वो बहुत ही डार्क है, ठीक है, उस पर क्या लगे हुए हैं, उसकी वॉल पे बहुत सारे लॉक लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप की लेके जाएंगे और आपने खोल लिया लॉक, एक लॉक खोल लिया, लेकिन पता नहीं आपको कि आपने कौन सा लॉक खोला, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया, रेडियो एक्टिव केमिकल यूज़ किए गए। रेडियो एक्टिव केमिकल क्या करेंगे, हल्की सी रोशनी जनरेट करेंगे, ठीक है। तो आप पहचान जाएंगे भाई कौन सा हमने जो मेरे हाथ में की है, मैंने उससे कौन सा ताला जो है खोला है। अब यहाँ पर हमारे पास जो की है, की नहीं कहेंगे हमने
की को एज ए एग्जाम्पल बोला है, ठीक है। तो बेसिकली कोई केमिकल यूज़ किया गया, एसिटाइलकोलिन केमिकल हो सकता है या फिर निकोटीनिक या मस्करानिक, जो भी केमिकल था, ठीक है। उस केमिकल के ऊपर क्या किया गया, रेडियो एक्टिव आइटम को जोड़ दिया गया। रेडियो एक्टिव, ये फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव आइटम है और ये क्या है, केमिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल है हमारे पास मस्करान, ठीक है। अच्छा, और हमारे पास ये जो बेसिकली अटैच किया गया इसके साथ कौन है, वो रेडियो एक्टिव आइटम है, ठीक है। वो कोई भी रेडियो आइटम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल वो हो गया ट्रीटियम हो गया, वो हो गया आयोडीन हो गया, ठीक है। इसको साइंटिफिक हम अल्फाज में क्या कहेंगे कि रेडियो एक्टिव एटम को हमने कंबाइन किया केमिकल से, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियो लिगेंड कहेंगे, ठीक है। रेडियो लिगेंड कहेंगे। अब ये जब हमने रेडियो एक्टिव एटम लगाया है केमिकल के ऊपर, अभी बिल्कुल हल्की सी रेडिएशन निकालेगा, ठीक है। हल्की हल्की रेडिएशन निकालता है, ठीक है। तो हमारे पास जब ये चमकता हुआ बॉडी के टिश्यूज़ पर हमारे पास जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जहाँ आप उसको दिखाई देंगे मस्करानिक रिसेप्टर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, साइंटिफिक मखसूस मशीन होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्किनटिलेशन काउंटर, SCINTILLATION, स्किनटिलेशन काउंटर, ठीक है। इसके ज़रिए चेक कर लेंगे कि रेडिएशन की जो रोशनी है, जो शुआएँ हैं, वो आखिर आ कहाँ से रही हैं। जहाँ से रोशनी आ रही होगी, ठीक है, उस स्पेसिफिक जगह देखेंगे कि रिसेप्टर बेसिकली कौन सा है, ठीक है। रिसेप्टर कौन सा, मस्कुलिन रिसेप्टर था। तो हमने पहचान लिया कि बेसिकली इस केमिकल की जो एफिनिटी है, बाइंडिंग एफिनिटी, वो इस रिसेप्टर के साथ आधा अच्छे से है। अब कुछ जगह पर क्या महसूस हुई, कुछ जगह महसूस हुई रोशनी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और फ़ौरन चमक गई, जैसे ही केमिकल बॉडी में इंजेक्ट किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर क्या थी, बाइंडिंग एफिनिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई थी, ठीक है। जबकि कुछ जगह पर जो रोशनी थी वो बहुत हल्की चमकी, ठीक है। अब इस चमक, इस रेडिएशन की वजह से क्या पता चला कि भाई रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो हर जगह एक जैसा नहीं है, और रिसेप्टर की जो बाइंडिंग एफिनिटी है केमिकल को बाइंड करने के अपने ऊपर, वो भी हर जगह एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो इसी बेसिकली प्रोसेस को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रेडियो लिगेंड बाइंडिंग ऐसे कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है cDNA, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पिछला रिवाइज़ करना होगा, ठीक है। क्या रिवाइज़ करना होगा, तो बेसिकली हमें समझना होगा मैसेंजर आरएनए क्या होता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना चाहिए कि mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए क्या होता है, और ये हमारे पास cDNA कैसे बनता है, ठीक है। तो DNA जो हमारे पास होता है वो कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है, सेल के सेंटर में होता है, ठीक है। अब हमारे पास DNA क्या है, पूरी सेल का मास्टर प्लान है, ठीक है। ऐसा ही है ना, DNA बेसिकली बता रहा है हर चीज़, ठीक है। लेकिन DNA बहुत कीमती है, ठीक है। वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता, न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, ठीक है। जब सेल को कोई मखसूस चीज़ बनानी है, कोई स्पेसिफिक, फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या बनाना है, रिसेप्टर बनाना है, क्या बनाना है, फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर बनाना है, ठीक है। तो क्या करेगा, तो सेल क्या करेगा, DNA की उस मखसूस चीज़ की क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा, यानी कि उसको बनाना है रिसेप्टर, ठीक है। DNA के पास रेसिपी है पूरी बनाने की, रिसेप्टर बनाने की, ठीक है। तो उस रेसिपी की कॉपी की जाएगी, ठीक है। उस रेसिपी की क्या की जाएगी, कॉपी, ठीक है। अब उस कॉपी को, ये टेम्परेरी कॉपी होगी, उस कॉपी को हम क्या कहते हैं, mRNA, क्या कहते हैं, mRNA, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल सकता है, न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, ये हमारे पास आ सकता है, जाएगा सेल की फैक्ट्री। सेल की फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम में जाएगा, ठीक है, ताकि रिसेप्टर क्या हो सके, बनाने का आगाज़ हो सके, ठीक है। अब ये हमारे पास जो ये मैसेंजर आरएनए था, ठीक है, जो पैगाम लेके आया, ठीक है, तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड था, यानी कि एक सिंगल धागा था, ठीक है। अब जो सिर्फ क्या है, DNA का पैगाम लेकर आया है, ठीक है। अब देखें कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, उर्दू में देखें इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे को मुकम्मल करने वाला, यानी कि अपोजिट, ठीक है। मुकम्मल करने वाला बोले फिर अपोजिट बोले, दोनों बात एक ही है, ठीक है। DNA के अंदर बेसिकली 4 बेसिक केमिकल होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। एडेनिन, थायमीन, गवानीन, साइटोसिन, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। अब हमारे पास नेचर का एक निज़ाम है कि हमेशा क्या होते हैं, एक मखसूस पेयर में लगते हैं, ठीक है, ये केमिकल, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एडेनिन जो हमेशा लगता है, हमेशा कहाँ लगता है, थायमीन के साथ, ठीक है। इससे कि साइटोसिन कहाँ लगता है, हमेशा गवानीन के साथ, ठीक है, पेयरिंग में लगते हैं, ठीक है। अब सोचें कि सेल के अंदर क्या है, एक मैसेंजर आरएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड है, एक ही टुकड़ा है ना, जिस पर ये सीक्वेंस लिखा है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए, फिर लिखा हुआ है यू, फिर लिखा हुआ है जी, फिर लिखा हुआ है सी, यानी कि एडेनिन हमारे पास हो गया ये यूरासिल, ठीक है, एंड गवानीन एंड साइटोसिन। यहाँ पर ये ज़हन में रखें कि यहाँ पर ये क्या है, यू से यूरासिल बता रहा है, ठीक है। यूरासिल किस में होता है, यूरासिल DNA में नहीं, यूरासिल RNA में होता है, ठीक है। अगर हम RNA की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एडेनिन फिर थायमीन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम DNA की बात करें तो क्या होना चाहिए, थायमीन, ठीक है। अगर हम RNA की बात करेंगे तो थायमीन की जगह क्या होता है, यूरासिल होता है। बाकी सारी जो हमारे पास एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, ये सब सेम होगा। अब आती है असल कहानी, कॉम्प्लीमेंट्री DNA यानी कि cDNA बनाने का जो असल प्रोसेस वो क्या है। देखिए साइंटिस्ट जब रिसेप्टर पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली सेल से
उस रिसेप्टर का जो हमने जैसे निकाला, जैसे कि इसकी रेसिपी निकाली, यानी कि इसका मैसेंजर आरएनए निकालेंगे, ठीक है। मैसेंजर आरएनए निकाल लिया, ठीक है। एक सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन आरएनए जो है बेसिकली बहुत ही नाजुक है, अनस्टेबल है, ठीक है, और जल्दी टूट जाएगा। तो इसलिए इस पर टेस्ट करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट ने लैब में एक मखसूस एंजाइम, इसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ किया। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इस नाजुक मैसेंजर आरएनए को देखकर बिल्कुल इसका एक अपोजिट बना लेगा, बिल्कुल सेम इसका अपोजिट स्टैंड बना लेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक मजबूत बन जाएगा, ठीक है, एक मजबूत डीएनए स्टैंड बनाएगा। अच्छा, ये पेयरिंग होगी एडेनिन के हमेशा पेयर कौन होगा, थायमिन, ठीक है। अच्छा, और बस थायमिन का कौन पेयर होगा, एडेनिन, ठीक है। गवानीन साइटोसिन, साइटोसिन गवानीन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये जो क्योंकि ये जो डीएनए हमने बनाया है ये वाला, ठीक है, बेसिकली ये हमने क्या किया है, हमने इस मैसेंजर आरएनए के कोड्स को देखकर बनाया, ठीक है, उसका अपोजिट बनाया है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इस वाले को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी कि ओरिजिनल जीन की क्या है, बिल्कुल कार्बन कॉपी, बिल्कुल बिल्कुल इसकी कॉपी है, ठीक है। लेकिन इसमें बिल्कुल हमें कोई इंट्रोन नहीं दिख रहा है, कोई फालतू में नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ काम की जो रेसिपी है वो दिख रही है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो अब अज्यूम करें हमारे पास जो cDNA बना है, ठीक है, उसकी एक लंबा सीक्वेंस है, ठीक है। उसका लंबा सीक्वेंस फॉर एग्जांपल CAT आपको दिख रहा है, फिर G, फिर A लिखा है, फिर T लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, थायमीन होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एडेनिन होगा, ठीक है, यानी कि इसका उलट होगा। तो कहने का मतलब ये बहुत लंबी आपको दिख रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा बेसिकली सेल होगा, ठीक है, वो किस तरीके से इसको पढ़ेगा, ठीक है, वो बेसिकली 3-3 की पेयरिंग में, ठीक है, यानी कि CAT फिर ये 3-3 की पेयरिंग में पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ था CAT फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, या TTC लिखा है, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं ना हम, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा कि भाई TTC को फिनाइलिन जो अमाइनो एसिड है वो लेके आओ, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास कोई और लिखा हुआ है, इसको पढ़ेगा कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके आओ, कोई स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लेके आओ, ठीक है। जब ये अमाइनो एसिड्स एक लाइन में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगी, हमारे पास एक प्रोटीन बन जाएगी, यानी कि क्या बन जाएगा, रिसेप्टर की। रेसिपी किसकी थी, ये रेसिपी थी रिसेप्टर की, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अब जब क्या किया गया, हमारे पास जब साइंटिस्ट ने इन 5 मस्कुरानिक रिसेप्टर के cDNA को देखा, यानी कि उनकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को देखा, तो जो उनका कोड था चेक किया, समझ में आया कि इनका जो जेनेटिक कोड है वो जो दूसरे मस्कुरानिक रिसेप्टर है, यानी कि M1 का बिल्कुल अलग है, M2 का अलग है, M3 का अलग है, M4 का अलग है, ठीक है, M5 का भी अलग है, ठीक है, यानी कि हल्का हल्का फ़र्क था। तो बेसिकली हमारे पास जो इनका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था सेम नहीं था।